Welcome back to all of you. For class 12th, we are discussing capacitors and dielectrics, and it is the part number 2. क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले जो डिस्कशन किया था वो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था, ठीक है, और उसका फार्मूला भी आपको याद होगा, इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी निकाला था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स, यानी दोनों जो है पैरेलल प्लेट्स के बीच में वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आएंगे और वहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। जो दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपको डी दिख रही है, ये जो स्लैब रखी है उसकी थिकनेस स्मॉल टी हो गई। अब हमने क्या करा है, इसको समवाट पॉजिटिव चार्ज दिया, पहली जो पैरेलल प्लेट थी उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। इसके सामने जो पैरेलल प्लेट रखी हुई है उसके सामने ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसके पीछे वाले को ग्राउंडेड कर ले, यानी इसके पीछे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ग्राउंड हो जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर रखी है और वी ऑल नो दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब में हम लोग चार्ज को बाय इंडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, मूव नहीं करता पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप समझिए यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ठीक सामने वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ठीक अपोजिट फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन इधर आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं। अब दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, पहली तो पैरेलल प्लेट्स के बीच में होगी जहाँ पर वैक्यूम एयर है, और दूसरी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के भीतर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। ओके, सो अब हम लोग अगर बात करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, तो फ्रॉम फिगर हमेशा कोशिश करिए बोर्ड के डायग्राम में भी सक्सेस पाने का सबसे अच्छा तरीका कि पॉइंट टू पॉइंट हमको लिखना है, हमको बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, बिल्कुल सटीक लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे। तो फ्रॉम फिगर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इन एयर और वैक्यूम ई नॉट हमने कहा है तो आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ई है तो Q अपॉन कितना आ गया, के एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि आपको मालूम है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स तो कितना हो जाएगा। अगर हम B की बात करेंगे तो अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की और दोनों की अलग अलग डिस्टेंस है। अगर हम आपसे बात करेंगे जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, तो वो E0 और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बची D माइनस टी। हाउ? क्योंकि देखिए D इन दोनों के बीच एयर में डिस्टेंस है और T जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। तो अगर हम डिस्टेंस पूछेंगे तो फिर कितनी हो जाएगी, E0 और D माइनस टी, ओके, प्लस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और उसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस T है, तो कितना आ गया, 80 आ गया। अब आप जरा वैल्यूज को ऊपर से पुट कर दीजिए, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी प्लस E की जगह Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कितना आ गया, T। अब जो कॉमन आ रहा है वो सारे फैक्टर कॉमन ले लीजिए, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, तो यहाँ पर D माइनस टी प्लस और कितना बचा, T अपॉन के। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात है। अब आप क्या करें, वी नो दैट C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V होता है। अब V की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो Q अपॉन V की वैल्यू ये लिखी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस टी प्लस T अपॉन के। और यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा आप चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं C इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो अब ये Q से Q कट जाएगा
ये एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर इसका हम नया फॉर्म देखेंगे यहाँ पर ऊपर, तो आपके पास हेंस सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d minus t plus t upon k. This is the capacitance of parallel plate capacitor when a dielectric slab, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो। तो उसको आप नोट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। वीडियो को पॉज करके आप ये पूरी को एक बार पढ़कर नोट भी कर सकते हैं। देन फिर हम इसके डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। सो सामने अब आपकी स्क्रीन पर इसके स्पेशल केसेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। स्पेशल केसेस में क्या है कि क्या ये फार्मूला भी आपने निकाला था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब पहला स्पेशल केस है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम एंटायरली दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में भर दें, तो आपके पास जो कैपर टी की वैल्यू डी के इक्वल हो जाएगी और C की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाएगी। इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, देन T इक्वल टू आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हटा दी यानी कि T 0 हो गया। फिर तीसरा केस है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम जो है रिप्लेस करते हैं किसी मेटालिक प्लेट से, स्लैब या प्लेट से, तो आप जानते हैं कि मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी आ जाएगी। एंड फोर्थ केस है कि अगर बहुत सारी अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एंड अलग अलग थिकनेस की बहुत सारी प्लेट्स हो इन पैरेलल प्लेट के बीच में, देन C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला बन जाएगा। पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन एवरीथिंग फ्रॉम हियर। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको टिपिकल लगे। सो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहे हैं। यहाँ पर दो चीजें करनी है, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पहले सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ना है, देन फिर पैरेलल में कैपेसिटर्स को जोड़ना है। दोनों डायग्राम मैंने बना लिए हैं, बेसिक टर्म फर्स्ट का लिख भी दिया है। हमने क्या करा, ए और बी के बीच में C1 C2 C3 अलग अलग कैपेसिटेंस वाले तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। अलग अलग वोल्टेज है V1 V2 V3 तीनों के क्रॉस हैं। चार्ज आप देखिए प्लस क्यू इधर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, आप देख रहे हैं बी को ग्राउंडेड करा है, ए पॉजिटिव चार्ज है। बाय द इंडक्शन इफेक्ट आपको मालूम है प्लेट्स में जितना चार्ज पॉजिटिव होगा एक साइड उतना दूसरी साइड निगेटिव हो जाएगा। फिर हम आपसे पूछे कि टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज क्यू होगा यहाँ पर। और सिमिलर से जो है आपने पहले से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सिमिलरली वहाँ पर भी ऐसे, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है कि सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम होती थी, ऐसे चार्ज भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं सेम है। हम पूछे कि अलग अलग वोल्टेज कितना है, तो बहुत आसान है आपको बताना। यहाँ वोल्टेज V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, यहाँ पर V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, यहाँ पर V3 इक्वल टू Q अपॉन C3, यहाँ पर वोल्टेज आ गया। तो हम आपसे पूछे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन A एंड B। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह V1 की जगह Q अपॉन C1 रख दीजिए, Q के V2 की जगह Q अपॉन C2 और V3 की जगह Q अपॉन C3 रख दीजिए। V की जगह यहाँ पर Q अपॉन क्या कर देंगे, C रख देंगे। C आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लीजिए, ठीक है। हम लिख भी देते हैं वेयर Q जो है वो टोटल चार्ज है, लिखा हुआ है ऊपर, केवल C लिख लीजिए। वेयर C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो देयरफॉर आपको मालूम है Q से Q कट जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज आ गया, जस्ट अपोजिट टू द रेजिस्टेंस, है ना। अब इसके बाद आ जाइए पैरेलल सर्किट आपको सामने दिख रहा है। इस पैरेलल सर्किट में देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो है A और B आपको दिख रहा है, इसको ग्राउंडेड यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक। A और B के बीच में C1 C2 C3 अलग अलग कैपेसिटेंस वाले जो हैं तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। चार्जेस आप देखें यहाँ पर देखिए Q1 दिया तो यहाँ माइनस Q1, यहाँ Q2 तो माइनस Q2, यहाँ Q3 तो माइनस Q3। इनका जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल है A और B के बीच में वो हमने मान लिया है V होगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है, यू नो वेरी वेल, ठीक। अब इसके बाद अगर हम आपसे पूछेंगे कि भाई चार्ज की वैल्यू आप हमको बताओ,
अलग अलग, तो कैसे बताएंगे? फ्रॉम फिगर हम आपसे पूछे Q1 की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखेंगे Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 अगर आपसे हम पूछेंगे तो कितना है C2 V2, Q3 पूछेंगे तो कितना है C3 V3। ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर भाई बताइए टोटल चार्ज कितना हो गया। टोटल चार्ज की बात करेंगे तो आप कहेंगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों को ऐड कर दीजिए तो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 हो गया। ठीक है, अब आप Q की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं C भी लिख सकते हैं Q की जगह, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मालूम है C है, वेयर C इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो C आप देखिए ये जो है आपने कर दिया। अब देखिए अच्छी बात क्या अभी हमने बताई थी कि V1 V2 V3 क्या है, आपस में बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पर CB इक्वल टू C1V प्लस C1V प्लस C2V प्लस C3V। सिंस हमने क्या कहा V1 V2 और V3 आपस में सब बराबर है, जो कि V के बराबर, सिंस V इक्वल टू V1 V2 V3 के बराबर है, देयरफॉर आप C की वैल्यू निकाल लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपको जो प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर दिया। तो देखिए जस्ट अपोजिट आया रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस पैरेलल में होता था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बट यहाँ पर आप देखिए तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आया है। So dear students, this is the next topic which is the potential energy of a charge capacitor। मैंने उसको दो मेथड से सॉल्व करा है। एक पहला मेथड आप देख रहे हैं, उसके बाद एक अल्टरनेटिव देख रहे हैं। तो पहला मेथड क्या कह रहा है कि हम लोग मान लेते हैं किसी इंस्टेंट किसी चार्जर को चार्ज कर रहे हैं, और जब चार्ज करेंगे किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे तो मान लेते हैं उसका जो वोल्टेज है V डैश है, और उसको हम एक इंस्टेंट चार्ज दे रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू dq डैश है, तो कुछ इंस्टेंट वर्क डन होगा वो मान लो dw है, तो dw बराबर आपको मालूम है w बराबर q भी होता है, तो dw बराबर v डैश इंटू dq डैश हो गया। अब v डैश को हम क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू सी वी आपने फार्मूला पढ़ा है, तो v डैश की जगह q डैश अपॉन c लिख सकते हैं, तो dq डैश आ गया। अब टोटल इसको हमें चार्ज करना है, तो मान लेते हैं इसको अप टू q गुलाम तक चार्ज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू q इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आफ्टर इंटीग्रेशन इट विल बी 1/2 q² अपॉन c। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड u इक्वल टू w इक्वल टू 1/2 q² बाई c। फिर गैस को आप 1/2 cv² भी लिख सकते हैं, 1/2 qb भी लिख सकते हैं, रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे देखिए q नहीं है, यानी कि q की जगह cv रख दीजिए तो आप cv² आ गया, और यहाँ पर देखिए c नहीं है तो आप c की जगह वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, जो है q अपॉन v पुट कर दीजिए तो 1/2 qb आ गया। एक अल्टरनेट मेथड बहुत इजी वाला भी कर दिया है नीचे, कि मान लेते हैं कि किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं 0 से q, तो हम आपसे पूछे कि एवरेज चार्ज कितना होगा, तो 0 प्लस q/2 कर दिया आपने, तो q बार इक्वल टू q/2। अब आपसे पूछा वर्क डन कितना होगा, तो q बार इंटू v, q बार की जगह q/2 इंटू v हो गया। अब दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, w इक्वल टू e 1/2 q 1/2 c 1/2 q² बाई c। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए वॉश करके। So the next very important topic is energy density in the electric field between plates of a charged parallel plate capacitor। यानी कि किसी अगर आप देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो वो हमें निकालना है। तो बहुत आसान है करना। सबसे पहले वी नो दैट C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये पैरेलल प्लेट के लिए हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का फार्मूला है। वी आल्सो नो दैट द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल। ओके, सो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर आ गया। अब आप C की वैल्यू को उठा के जरा ऊपर से यहाँ पर रख दीजिए, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना हो गया, D हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, V स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको आप चाहें तो 2 कर दीजिए, इसको 3 आप कर सकते हैं। जो है पुटिंग वैल्यू ऑफ C
इन टू, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आप। अच्छा, वी ऑल्सो नो दैट इट इज द शॉर्टकट WAKT, यानी कि वी ऑल्सो नो दैट अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T, और यहाँ पर V की जगह हम लोग क्या E इंटू डी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सिंस C इक्वल टू आपने पढ़ा है VD, देयरफॉर V इक्वल टू ED होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर V की जगह ED यूज कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 अब अगर देखें तो K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो A इंटू डी बचेगा। पूछो क्यों? क्योंकि D एक D ऊपर से एक D क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या अभी हम काट के नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, अभी हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये U आ गया, और एनर्जी डेंसिटी अभी हमने क्या बताया था, पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है इसको स्मॉल u से दिखाते हैं हम लोग, और स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपन वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट मेक्स द वॉल्यूम। तो AdU अपॉन AD, यानी कि आप AD को उठाकर कहाँ ले आए, इस U के नीचे ले आए हैं, तो ये आपका 1/2 K एप्सिलॉन नॉट T स्क्वायर आ गया। So this is the formula for the energy density. Note it down by pausing the video. So now this is the very important heading. You can see here, energy loss when capacitors are connected in parallel. ठीक है, तो ये अगली हेडिंग है आपकी, एनर्जी लॉस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर हमने दो कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है तो क्या कुछ एनर्जी में लॉस होता है, और अगर होता है तो वो कितना है। तो सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं कि जब कनेक्शन हम करेंगे तो ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ, भाई किसी कंडक्टर के थ्रू ही आप उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो यानी कि जब भी चार्ज का मोशन होता है या ट्रांसफर होता है तो कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस का मतलब है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि डिजायरेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो हमें कुछ कम मिलेगी। वो कितनी कम मिलेगी उसको देखना है। ऑलरेडी मैंने कुछ काम करके रखा हुआ है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था इसलिए। अब मैंने क्या करा, एक डायग्राम बना, इसमें दोनों पैरेलल बेड कैपेसिटर आपको पैरेलली कनेक्टेड दिख रहे हैं। अब हमने क्या करा, पहली प्लेट पे चार्ज कितना हो गया, Q1 C1 V2 इक्वल टू Q1 इक्वल टू C1 V1। देन दूसरी प्लेट पे चार्ज Q2 इक्वल टू C2 V2। ओके, अब हमने दोनों को कैपेसिटर को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपको मालूम है कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल सेम कैपिटल V हो गया सपोज। तो V इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। अब Q1 Q2 वैल्यू ऊपर आपने निकाल ली, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हमने क्या करा, हम आपसे पूछते हैं नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर जॉइनिंग द कैपेसिटर। अगर दोनों को जोड़ने के पहले क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर हम आपसे कहें आफ्टर ज्वाइनिंग द कैपेसिटर को ज्वाइंट कर दिया तो मालूम है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा तो 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर क्या हो गया, बाहर निकाल के ले गए। अब आपसे पूछे कितना एनर्जी में लॉस हुआ, पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, तो लॉस कितना हुआ, तो U माइनस U डैश कर दिया। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। फिर 1/2 यहाँ पर कॉमन ले लिया, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस। अब देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, V की वैल्यू आपने निकाली हुई है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखिए यहाँ पर अगर जैसे ही पुट करेंगे तो नीचे ऊपर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आएगा, और एक स्क्वायर C1 प्लस C2 से कट गया, ठीक। अब आपके पास जब इसको आप इसका जो स्क्वायर इसको ओपन कर दीजिए तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अब हम लोग इसको आगे उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ। आप पॉज करके वीडियो को ऊपर का जो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गई बात। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से वापस चलते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो डेल्टा U इसको हम मान लेते हैं लॉस इन एनर्जी डेल्टा U आएगा। अब 1/2 बाहर था वैसे ही रख दीजिए। अब इस C1 तो C2 का तो मल्टीप्लाई कराइए, तो C1 का मल्टीप्लाई C1 से हो गया, तो C1 स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया, V1 स्क्वायर आ गया। फिर C1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो प्लस C1 C2 और ये कितना आ गया, V2 स्क्वायर आ गया। इसके बाद जो है
क्लियर हो गया। अब इसके बाद C2 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो C1 C2 और V1 स्क्वायर हो गया। फिर C2 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो यहाँ पर आपका आ गया प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो ये था माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और ये डबल ब्रैकेट बंद कर दिया और अपॉन में आपका C1 प्लस C2 जैसे था वैसे ही बना रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट गए, माइनस प्लस हो गए। सिमिलरली C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर भी कट गया आपके पास। और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर बचेगा केवल 1/2। यहाँ से जो है आप चाहें तो C1 C2 हर जगह से कॉमन मिल रहा है, यहाँ कॉमन है, यहाँ C1 C2 और यहाँ कॉमन है तो C1 C2 बाहर ले जाइएगा तो अंदर बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ठीक है। यहाँ पर आ गया ब्रैकेट में आपका कितना C1 C2 आपने अलग करके निकाल लिया और अपॉन नीचे बना हुआ था C1 तो C2 वो बना रहेगा। इसको मालूम है आप क्या लिख सकते हैं तो 1/2 V1 माइनस V2 का आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अपॉन C1 प्लस C2 लिख दीजिए और यहाँ पर C1 कितना आ गया C2 आ गया। तो ये आपका लॉस इन एनर्जी इतनी वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा यूजेस है कैपेसिटर की यूज, तो वी ऑल नो दैट वेरी वेल। ये कैपेसिटर का यूज कहाँ किया जाएगा, जहाँ हमें चार्ज को स्टोरेज करना है, आपके फैन का कंडेंसर हो, इवन अर्थ खुद बहुत अच्छा कैपेसिटर है। इसके अलावा आपकी जितनी भी सर्किटरी है हर जगह छोटा सा आप जो है कैपेसिटर जरूर देखेंगे। कोई भी आप अगर आपके पास कोई पुराना टॉय या कुछ भी चीज़ है उसको तोड़े हैं तो एक कैपेसिटर आपको दिख जाएगा है। अब इसके अलावा इसका जो सारा सब कुछ खत्म हो गया चैप्टर, एक इसमें जो बात बचती है बता दें आपको, वन डे ग्राफ जनरेटर, इसके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो हम किसी दिन उसमें पूरी की पूरी वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप वन डे ग्राफ जनरेटर को समझ पाएंगे। और दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।